सक्सेस शॉर्ट्स में आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। देखिए, आज जो आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे वो करंट अफेयर्स मिलेंगे आपको 19 अक्टूबर से लेकर के 25 अक्टूबर तक के। और कोशिश ये की गई है कि आपको पूरी जानकारी जो है ब्रीफली दी जाए, पूरी डिटेल दी जाए। चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, चालू करते हैं। देखिए, भारत ने मॉरिशस को जल पाइपलाइन प्रतिस्थापन परियोजना के लिए 487 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण प्रदान किया है। तो ये आप अच्छी तरीके से समझते हैं, कहीं ना कहीं यदि भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित होना है एक विकसित देश के रूप में, तो विदेशी जो हमारे साथी हैं, विदेशी हमारे देश हैं, जो पड़ोसी देश हैं, उनके साथ हमारे संबंधों को मजबूत होना चाहिए। तो उसी क्रम में मॉरिशस के साथ जो समझौता किया गया, देखिए, भारत ने मॉरिशस को 100 किलोमीटर पुरानी पानी की पाइपलाइनों को बदलने के लिए 487.60 करोड़ रुपए की ऋण सुविधा प्रदान की है। ये भारत की IDEAS आइडियाज़ योजना के तहत पहला रुपया मूल्यवान ऋण है। यह परियोजना वैश्विक दक्षिण में सामाजिक आर्थिक विकास के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ क्या लिखा हुआ, रुपया मूल्यवान ऋण है, यानी कि पहली बार भारत ने जो लोन दिया है वो भारतीय मुद्रा के रूप में दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये अंडरलाइंड पॉइंट है। आगे चलते हैं। दिया हुआ है कि यह ऋण भारतीय स्टेट बैंक द्वारा रियायती शर्तों पर दिया जाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने मॉरिशस के विदेश मंत्री मनीष गोबिंद को औपचारिक रूप से इसकी पेशकश की, जिसे मॉरिशस सरकार ने स्वीकार कर लिया है। इससे संबंधित ये देखिए आपके पास चित्र दिया हुआ है। आगे चलते, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का 20वां वार्षिक उत्सव LIC अनुभव कला उत्सव 18 अक्टूबर को नई दिल्ली में शुरू हुआ। ये 5 दिन के इस आयोजन का विषय है कल्प वृक्ष, राष्ट्रवादी आंदोलन, स्वतंत्रता और पहचान। तो देखिए, ये जो इसके टैगलाइंस होती हैं या विषय होता है, इनको आप लोग कंठस्थ कर लें, इनसे संबंधित नोट जो बना पाएँ वो बना लें, स्क्रीनशॉट ले लें। तो क्या हुआ इसमें भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन की रूपरेखा पर मंथन होगा। इसमें देश की पहचान को आकार दिया और नृत्य, संगीत, शिल्प तथा शास्त्रीय ग्रंथों के अध्ययन में सांस्कृतिक पुनरुत्थान को बढ़ावा दिया। अगली खबर पर चलते हैं। निशानेबाजी विश्व कप फाइनल में भारत के विवान कपूर ने 17 अक्टूबर को ट्रैप स्पर्धा में रजत पदक जीता है। तो ये खबर कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हो जाती है, कारण इसका ही ये विश्व कप फाइनल की बात हो रही है। चलिए देखते हैं। निशानेबाजी विश्व कप फाइनल में भारत के विवान कपूर ने ट्रैप स्पर्धा में रजत पदक जीत लिया है। विवान ने फाइनल में 44 अंक लेकर दूसरा स्थान हासिल किया। इस स्पर्धा में चीन ने स्वर्ण और तुर्की ने कांस्य पदक जीता। तो यानी कि कुल मिलाकर के चीन फर्स्ट नंबर पर रहा, सेकेंड नंबर पर इंडिया और तुर्किया थर्ड नंबर पर रहा। इससे पहले अनंतजीत सिंह ने पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। प्रतियोगिता में भारत 2 रजत और 2 कांस्य के साथ 9वें स्थान पर है। चीन कुल 8 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर है। तो कुल मिलाकर के भारत 9वें स्थान पर है और चाइना किस स्थान पर है, शीर्ष पर है। चलिए आगे। प्रसिद्ध अभिनेता देवराज राय का 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह वर्ष 1970 में उन्होंने सत्यजीत रे की फिल्म प्रतिद्वंदी से अपना फिल्मी सफ़र शुरू किया था। तो देखिए, खबर महत्वपूर्ण हो जाती है, कहीं ना कहीं जो है लीजेंडरी जो एक्टर्स हैं उनमें इनका नाम शुमार है, और सत्यजीत रे को भी सब लोग जानते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। देखिए, दिग्गज बंगाली अभिनेता देवराज राय का 69 वर्ष की उम्र में कोलकाता में मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के कारण निधन हो गया। सत्यजीत रे के प्रतिद्वंदी और मृणाल सेन की कलकत्ता 71 में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाते वाले राय ने दूरदर्शन पर समाचार वाचक के रूप में भी प्रसिद्धि पाई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय सिनेमा और सांस्कृतिक दुनिया में उनके योगदान को याद करते हुए शोक व्यक्त किया। देखिए, कोलकाता के एक निजी अस्पताल में गुरुवार रात को बंगाली अभिनेता देवराज राय का निधन हो गया। अस्पताल के अधिकारियों के अनुसार मशहूर न्यूज रीडर कई महीनों से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे। वो 69 वर्ष को थे। देवराज राय को कुछ महीने पहले दिमागी दौरा पड़ा था और वह नेफ्रोलॉजिकल समस्याओं से भी जूझ रहे थे। ये सूचना विशेष है, इसको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। उच्चतम न्यायालय ने नागरिकता कानून की धारा 6A को संवैधानिक रूप से वैध करार दिया है। यहाँ पर ये ध्यान देना, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये आदेश पारित किया गया है। देखिए, नागरिकता अधिनियम की धारा 6A को बरकरार रखकर सुप्रीम कोर्ट ने असम में विदेशियों की नागरिकता और पहचान का निर्धारण करने वाली मौजूदा कानूनी व्यवस्था को संरक्षित करने में मदद की है। अब इसके बारे में भी जानेंगे। 6A क्या थी ये धारा 6A? देखिए, नागरिकता अधिनियम में
धारा 6A का प्रावधान असम समझौते की मुख्य विशेषता को प्रभावी बनाने के मकसद से सन 1985 में किया गया था। तो ये 6A 1985 में इंट्रोड्यूस हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। इस प्रावधान को रद्द करके विदेशियों की नागरिकता और पहचान का निर्धारण करने से संबंधित वैधानिक प्रावधानों और नियमों में निर्धारित प्रक्रिया को उलटने का अवांछनीय नतीजा होता। अपने 4-1 के फैसले में अदालत ने ऐतिहासिक घटनाक्रमों के आलोक में इस प्रावधान को सही ढंग से देखा है। 4-1 से सीधा तात्पर्य 5 जजों की जूरी थी, 5 जजों, जिसमें 4 पक्ष में गए, 1 विपक्ष में गया। धारा 6A ने जहां एक तरफ 1 जनवरी 1966 से पहले तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के इलाकों से असम में प्रवेश करने वाले सभी लोगों को मान्य नागरिकता प्रदान की, वहीं दूसरी तरफ उस दिन से 25 मार्च 1971 तक आने वाले लोगों के लिए पंजीकरण की एक प्रणाली बनाई। तो ये बात क्लियर होगी, पाकिस्तान से आने वाले नागरिकों के लिए ये 6A धारा है। 25 मार्च 1971 वह दिन है जब पाकिस्तान ने बंगाली राष्ट्रवादी आंदोलन को दबाने के लिए एक सैन्य अभियान ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया था, ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया था। ठीक है। बाद वाली श्रेणी के लोगों को आमतौर पर असम में रहना था और नागरिक के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले उन्हें एक न्यायाधिकरण द्वारा विदेशी घोषित किया जाना था। हालांकि वे पहचान किए जाने की तारीख से 10 साल तक मतदाता सूची में शामिल होने के लिए अयोग्य होंगे, जैसा कि मुख्य न्यायाधीश D.Y. चंद्रचूड़ ने अपनी सहमति व्यक्त करते हुए कहा। तो कहीं ना कहीं ये धारा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, भारतीय नागरिकता के संबंध से जुड़ी हुई है। धारा 6A का मकसद असम में अप्रवासी आवासी के प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाने और बड़े पैमाने पर अप्रवास के चलते असम के लोगों के सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अधिकारों का नुकसान न होने देना सुनिश्चित करने के दरमियान एक बीच का रास्ता तलाशना था। जाहिर सी बात अतिक्रमण होगा यदि दूसरी परंपरा, दूसरी संस्कृति के लोग प्रवेश करते हैं। न्यायाधीशों ने बहुमत ने इस धारणा को खारिज कर दिया कि यह प्रावधान इस आधार पर असंवैधानिक है या असम को देश के बाकी हिस्सों से अलग मानता है। उन्होंने कहा कि संविधान में नागरिकता के प्रावधानों को संविधान के प्रारंभ होने के समय नागरिकता के रूप में संदर्भित किया गया है और संसद को एक अलग तिथि से अलग श्रेणी के लोगों को नागरिकता के संबंध में प्रावधान पेश करने की शक्ति से वंचित नहीं किया गया है। अपनी मुख्य राय में अपने और 2 अन्य न्यायाधीशों की ओर से बोलते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने याचिकाकर्ताओं की जनसांख्यिकी संबंधी चिंता को तो स्वीकार किया है, लेकिन यह नहीं माना कि संविधान में निहित भाईचारे के विचार को मैं जनसांख्यिकी में बदलाव से खतरा है। यह एक बेजा डर नहीं है जब वह कहते हैं कि इस तर्क को स्वीकार करने से कि जनसांख्यिकी बदलाव से समाज के एक वर्ग के सांस्कृतिक अधिकारों को क्षरण हो सकता है, स्वदेशी संस्कृति की रक्षा की आड़ में अंतर्राज्यीय प्रवासन को कमज़ोर करने के लिए इसी किस्म की चुनौती देने के चलनों की बाढ़ आ सकती है। एक ऐसे व्यक्ति में जब असम के लिए राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को अंतिम रूप देने की कवायद अदर में है, 19 लाख लोगों की पहचान और गैर न्यायिक रूप में की गई है, लेकिन आगे कोई प्रगति नहीं हुई। धारा 6 को अमान्य करने वाले किसी भी फैसले से नई जटिलताएँ पैदा हो सकती। कुल मिला के इट शुड बी कंटिन्यू। नेक्स्ट है, सेबी ने स्टॉक एक्सचेंज मैकेनिज्म के जरिए डेट सिक्योरिटीज़ में लिक्विडिटी विंडो फैसिलिटी शुरू करने का ऐलान किया है। यह लिक्विडिटी विंडो फैसिलिटी 1 नवंबर से शुरू की जाएगी। लिक्विडिटी विंडो फैसिलिटी, देखिए इसमें क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या भी नुकसान हैं, आइए देखते हैं। विंडो के इस्तेमाल पर रिपोर्ट 3 वर्किंग डेज के अंदर एक स्टॉक एक्सचेंजों को पेश की जानी चाहिए। लिक्विडिटी विंडो सुविधा जारी होने के 1 साल बाद तक उपलब्ध रहेगी। इश्यूअर्स को 45 दिनों के अंदर खरीदी गई सिक्योरिटीज़ को मैनेज करना जरूरी है, या तो उन्हें एक्सचेंजों पर भेजना है या उन्हें समाप्त करना है। ये खबर देखिए निकल करके आ रही है। विश्व प्रसिद्ध म्यूजिक बैंड वन डायरेक्शन के पूर्व सदस्य लियाम पायने का 31 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो देखिए लियाम पियाने जो थे, जाहिर सी बात है एक फेमस व्यक्तित्व तो रहे हैं। लियाम पियाने की मौत कैसे हुई? स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि पेन बुधवार को अर्जेंटीना के राजधानी के पेलमो पड़ोस में स्थित कासासुर होटल की 3री मंजिल से गिर गए, जिसके कारण उन्हें घातक चोटें आई और उनका देहांत हो गया। इनकी प्रसिद्धि का कारण क्या रहा? देखिए पॉप बैंड वन डायरेक्शन से पायने को मिली थी ग्लोबल फेम। बता दें हैरी स्टाइल्स, जैन मालिक, नियान होरान और लुई टॉमलिंसन के साथ पॉप बैंड वन डायरेक्शन के सदस्य के तौर पर पायने ने ग्लोबल फेम मिला था। ये बैंड साल 2010 में एक्स फैक्टर के दौरान बनाया गया था। हालांकि 2016 में यह बैंड टूट गया था और इसके सभी साथी या मेंबर्स अलग।
कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 19 अक्टूबर को पूषा नई दिल्ली में राष्ट्रीय रबी कृषि सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया। महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है खबर? कहीं ना कहीं ये किसान विकास से जुड़ी हुई खबर है और इस पर इससे संबंधित प्रश्न अधिकतर जो है जितनी भी हाई क्वालिटी की हाई कैटेगराइज जो है एग्जाम्स होते हैं उनमें अवश्य पूछे जाते हैं। देखिए दिया हुआ है 2024-25 में खाद्यान्न उत्पादन का राष्ट्रीय लक्ष्य 341.55 मिलियन टन होगा। ट्रांसपोर्टेशन के खर्च को कम करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है ताकि किसान को बेहतर दाम मिल सके। ये इसके मुख्य बिंदु हैं। कृषि विज्ञान केंद्र को सूचना केंद्र के रूप में विकसित कर बहुउद्देशीय और बहुउपयोगी बनाने का प्रयास किया जाए। अगली खबर है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे संबंधित हैं, तो इससे संबंधित जो भी खबरें हैं उनको आप कवर करें, उनसे संबंधित नोट्स अवश्य बनाएं। तो लिखा हुआ है यूएनडीपी की एक रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश में लगभग 4 करोड़ 17 लाख लोग बेहद गरीबी में जी रहे हैं और इनमें से 6.5% लोग बदहाल स्थिति में हैं। तो देखिए अभी जो पिछली रिपोर्ट आई थी हैप्पीनेस इंडेक्स, उसमें जो है आपका बांग्लादेश अच्छे पायदान पर उपस्थित था, भारत उससे नीचे पायदान पर था, लेकिन उसी के कुछ समय बाद बांग्लादेश में तख्ता पलट की प्रक्रिया हुई। कहीं ना कहीं ये जुड़ी हुई सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बांग्लादेश में लगभग 4 करोड़ 17 लाख लोग बेहद गरीबी में जी रहे हैं और इनमें से 6.5% लोग बदहाल हैं। रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति में भी चरमराई हुई है और 110 करोड़ के लोग लगभग अत्यंत निर्धनता में जी रहे हैं तथा आधी आबादी संघर्षग्रस्त इलाकों में रह रही है। यानी कि आवास, परिवेश, शिक्षा, हर चीज़ में वो पिछड़ रहे हैं। दक्षिण एशिया में 27 करोड़ से अधिक लोग ऐसे परिवारों जुड़े हैं जहां कम से कम एक व्यक्ति कुपोषण का शिकार है। रिपोर्ट में गरीबी के मूल कारणों का समाधान करने और बांग्लादेश सहित अन्य देशों के लोगों के जीवन के स्तर को बेहतर बनाने के लिए समयबद्ध तरीके से पहल करने पर बल दिया गया। अगली जो करंट अफेयर्स है वो जम्मू कश्मीर से है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक मुबारक गुल को नई विधानसभा का प्रोमेट स्पीकर नियुक्त किया है। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे ये मुबारक गुल कौन है। मुबारक गुल के बाद हम ये जानेंगे प्रोमेट स्पीकर का प्रोफाइल क्या होता है। प्रोमेट स्पीकर, चलिए देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक मुबारक गुल को नई विधानसभा का प्रोमेट स्पीकर नियुक्त किया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक श्रीनगर की ईदगाह विधानसभा सीट से 6ठी बार जीतने वाले मुबारक गुल ने 27 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ भी दिलाई। अब जानते हैं ये प्रोमेट स्पीकर कौन होता है। देखिए प्रोमेट स्पीकर कौन होता है, तो आपको बता दें कि प्रोमेट स्पीकर एक अस्थायी पद होता है। यह तब तक के लिए होता है जब तक संसद को लोकसभा स्पीकर नहीं मिल जाता है। ऐसे में संसद के ही किसी सदस्य को प्रोटेम स्पीकर की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। प्रोटेम स्पीकर संविधान में इसका जिक्र नहीं है। देखिए प्रोटेम स्पीकर का संविधान में जिक्र नहीं है, हालांकि इसके पद और शपथ का जिक्र हमें संसदीय मामलों में मंत्रालयों की नियमावली में देखने को मिलता है। इसके आधार पर ही संसद भवन में प्रोटेम स्पीकर बनाए जाते हैं। क्या है प्रोटेम स्पीकर का काम? देखिए प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है, तो आपको बता दें प्रोटेम स्पीकर का मुख्य काम नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाना होता है जिससे संसद की कार्रवाई आगे बढ़ सके। प्रोटेम स्पीकर का चुनाव कैसे होता है? सांसदों के चुने जाने के बाद सरकार का विधायी विभाग वरिष्ठ सांसदों की लिस्ट तैयार कर प्रधानमंत्री के पास भेजता है। इनमें 3 नामों पर मुहर लगाई जाती है और यह सुझाव राष्ट्रपति को भेज दिया जाता है। राष्ट्रपति की ओर से सांसदों को शपथ दिलाने के लिए कुल 3 संसद सदस्य को नियुक्त किया जाता है। कौन बनता है प्रोटेम स्पीकर? अब देखिए एलिजिबिलिटी देखिए, इसमें संसदीय मामलों के मंत्रालय की नियमावली के मुताबिक संसद के उस सदस्य को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है जो कि पूरी संसद में सबसे अधिक वरिष्ठ होता है। सबसे वरिष्ठ सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ दिलाई जाती है। यहाँ ये देखिए, ध्यान दीजिए, किसके द्वारा दिलाई जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। वहीं प्रोटेम स्पीकर संसद के अन्य सांसदों को शपथ दिलाता है। विजया राहटकर को राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की। तो विजया राहटकर कौन है, चलिए जानते हैं। देखिए बीजेपी नेता
और राजस्थान बीजेपी की सह प्रभारी विजया राहटकर को राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारत सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में विजया राहटकर को राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष बनाने की घोषणा की गई। महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल 3 साल का होगा। विजया राहटकर महाराष्ट्र महिला आयोग के अध्यक्ष के तौर पर भी काम कर चुकी हैं। वह बीजेपी के राजस्थान की सह प्रभारी भी हैं। इसके बाद अब उन्हें राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। इस नियुक्ति के साथ ही वह राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष पद संभालने वाली महाराष्ट्र की पहली महिला मंत्री बन गई। उन्हें केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा भी प्राप्त। महाराष्ट्र महिला आयोग के अध्यक्ष रह चुकी हैं राहटकर, जिसके बारे में भी बहुत चर्चा हुई। विजय राहटकर बीजेपी के वफादार नेताओं में से एक हैं। वे छत्रपति संभाजी नगर की मेयर थी। मेयर के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने शहर में कई विकास कार्य किए। उनके कार्यकाल में शहर में स्वास्थ्य सुविधाओं से लेकर भौतिक सुविधाओं तक कई महत्वपूर्ण कार्य शुरू हुए। मेयर के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान विजय राहटकर महाराष्ट्र मेयर काउंसिल की अध्यक्ष और अखिल भारतीय मेयर काउंसिल की उपाध्यक्ष भी थीं। इसके बाद उन्हें महाराष्ट्र महिला आयोग की जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने वहां भी अपनी छाप छोड़ी। उनके काम को देखते हुए अब सरकार ने उन्हें राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये खबर महत्वपूर्ण बन जाती है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर को वाराणसी में 6100 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी, जो उनका क्षेत्र है, कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिनमें 6100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले कई एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स और वाराणसी में कई विकास पहल शामिल हैं। काशी के प्रगति प्रदर्शन पर उन्होंने कहा कि यहाँ विकास भी हो रहा है और विरासत भी संरक्षित हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में आरजे शंकरा नेत्र अस्पताल का भी इस दौरान उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि यह अस्पताल इस क्षेत्र के अनेक लोगों के जीवन से अहंकार दूर कर उन्हें प्रकाश की ओर ले जाएगा। प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया कि धर्म और संस्कृति की राजधानी के रूप में न प्रतिष्ठित काशी अब यूपी के हेल्थ केयर हब के रूप में भी विख्यात हो रहा है। बात करते हैं क्रिकेट टीम की। न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम ने साउथ अफ्रीका को 32 रनों से हराकर T20 विश्व कप 2024 से खिताब अपने नाम किया है। तो ये खबर महत्वपूर्ण हो जाती है कहीं ना कहीं। देखिए क्यों हो जाती है, आइए जानते हैं। न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया है। सोफी डिवाइन की कप्तानी वाली टीम पहली बार T20 वर्ल्ड कप जीत ली है। न्यूजीलैंड ने फाइनल में लगातार दूसरी बार खिताब के लिए दावेदारी ठोकने वाली साउथ अफ्रीका को 32 रन से हराया। टीम ने टूर्नामेंट के फाइनल का सबसे बड़ा स्कोर बनाकर वर्ल्ड कप ट्रॉफी अपने नाम की। न्यूजीलैंड का ओवरऑल यह है चौथा आईसीसी टूर्नामेंट है। इससे पहले महिला टीम ने साल 2000 में वनडे वर्ल्ड कप जीता था, जबकि उसी साल टीम नॉकआउट ट्रॉफी भी जीती थी। साल 2021 में पुरुष टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अपने नाम किया था। वहीं 2024 में महिला टीम ने T20 विश्व कप जीतकर इतिहास रच दिया। 159 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए साउथ अफ्रीका की टीम 9 विकेट पर 126 रन बना सकी और मुकाबला 32 रनों से हार गई। लगातार दूसरी बार साउथ अफ्रीका को उपविजेता से संतोष करना पड़ा। वर्ल्ड अफेयर्स में आते हैं तो देखिए, प्राबोवो सुबियांतो ने 20 अक्टूबर को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का पदभार संभाला है। इंडोनेशिया के प्राबोवो सुबियांतो ने रविवार 20 अक्टूबर को देश के 8वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। वो जोको विडोडो का स्थान लेंगे, जिन्होंने पिछले एक दशक से दुनिया के सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाले देश, ध्यान रखना, इंडोनेशिया सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश का नेतृत्व किया था। इंडोनेशिया की कुल आबादी 28 करोड़ से ज़्यादा है, जिसमें 23 करोड़ मुस्लिम आबादी है, जो देश की कुल आबादी का 87% है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में प्राबोवो सुबियांतो के शपथ समारोह में 40 से ज़्यादा देशों के नेता और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इसमें भारत, फ्रांस, अमेरिका, सऊदी अरब, रूस, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया, चीन, ऑस्ट्रेलिया समेत अन्य देश भी शामिल। भारत के अर्जुन काधे और ऋत्विक बोलीपल्ली ने 20 अक्टूबर को कजाकिस्तान में अलमाटी ओपन 2024 टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स का खिताब जीता है। देखिए, भारत के अर्जुन काधे और ऋत्विक बोलीपल्ली ने कजाकिस्तान में अलमाटी ओपन 2024 टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स का खिताब जीता। काधे और बोलीपल्ली ने सुपर टाई ब्रेकर में कोलंबिया के निकोलस बैरियंटोस और ट्यूनीशिया के इस्केंडर मंसूरी को पराजित किया। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 21 अक्टूबर को नई दिल्ली में ई श्रम पोर्टल का शुभारंभ किया। इससे संबंधित
अवश्य कई प्रश्न आगे की परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, बहुत ध्यान से इस विषय को देखें। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याओं के समाधान के लिए ई श्रम पोर्टल शुरू किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह पोर्टल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक निर्बाध पहुंच प्रदान करेगा। उन्होंने श्रमिकों से पोर्टल पर पंजीकरण कराने और उनके लाभ के लिए बनाई गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने का आग्रह किया। इस पोर्टल का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए बनाई गई विभिन्न सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी को एक ही मंच पर उपलब्ध कराना है। ऑनलाइन पंजीकरण कैसे होगा, देखते हैं। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए व्यक्तिगत श्रमिक ई श्रम के मोबाइल एप्लीकेशन या वेबसाइट पर उपयोग कर सकते हैं। वे इस पोर्टल में अपना पंजीकरण कराने के लिए सामान्य सेवा केंद्रों CSC, राज्य सेवा केंद्र, श्रम सुविधा केंद्रों, डाक विभाग के डिजिटल सेवा केंद्रों के चुने हुए डाकघरों में भी जा सकते हैं। देखिए, ई श्रम कार्ड से मिलने वाले लाभ क्या होंगे, इन पर भी चर्चा होना जरूरी है। देखिए, ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के बाद असंगठित श्रमिकों को एक डिजिटल ई श्रम कार्ड प्राप्त होगा और वे पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से अपने प्रोफाइल विवरण को अपडेट कर सकते हैं। उनके पास एक सार्वभौमिक खाता संख्या ई श्रम कार्ड पर होगी जो पूरे देश में स्वीकार्य होगी और अब उन्हें सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त करने के लिए विभिन्न स्थानों पर पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि कोई कर्मचारी ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत है और किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो वह मृत्यु या स्थायी विकलांगता पर 2 लाख रुपये और आंशिक विकलांगता पर 1 लाख रुपये प्राप्त करने पर पात्र होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 22 अक्टूबर को नई दिल्ली में 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 प्रदान किए। तो ये भी खबर महत्वपूर्ण बन जाती है। देखते हैं। भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 22 अक्टूबर 2024 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 प्रदान किए। जल शक्ति मंत्रालय के तहत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने 14 अक्टूबर 2024 को 9 श्रेणियों अर्थात सर्वश्रेष्ठ राज्य, सर्वश्रेष्ठ जिला, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत, सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय, सर्वश्रेष्ठ विद्यालय या महाविद्यालय, सर्वश्रेष्ठ उद्योग, सर्वश्रेष्ठ जल उपयोगकर्ता संघ, सर्वश्रेष्ठ संस्थान और सर्वश्रेष्ठ नागरिक समाज में 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के लिए संयुक्त विजेताओं सहित 38 विजेताओं की घोषणा की। सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला पुरस्कार ओडिशा को दिया गया जबकि उत्तर प्रदेश ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। यहाँ ध्यान रखें, ओडिशा फर्स्ट और यूपी सेकेंड। गुजरात और पांडुचेरी ने संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त किया है। प्रत्येक पुरस्कार के लिए विजेता को एक प्रशस्ति पत्र और एक ट्रॉफी के साथ साथ कुछ श्रेणियों में नकद पुरस्कार भी दिए जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में जल शक्ति मंत्रालय राष्ट्रीय स्तर पर जल प्रबंधन और जल संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए व्यापक अभियान चला रहा है। इस दृष्टिकोण से लोगों में जल के महत्व के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने और लोगों को सर्वोत्तम जल उपयोगिता प्रणालियों को अपनाने के लिए प्रेरित करने में मदद करने के लिए DOWR, RD&GR ने 2018 में पहला राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रारंभ किया था। वर्ष 2019, 2020 और 2022 के लिए दूसरे, तीसरे और चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिए गए। कोविड महामारी के कारण वर्ष 2021 में ये पुरस्कार नहीं दिए गए थे। राष्ट्रीय जल पुरस्कार देश भर में व्यक्तियों और संगठनों द्वारा जल समृद्ध भारत के सरकार के विजन को प्राप्त करने के लिए अच्छे काम और प्रयासों पर केंद्रित है। यह पुरस्कार लोगों में जल के महत्व के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने और उन्हें सर्वोत्तम जल उपयोग प्रणालियों को अपनाने के लिए प्रेरित करता। ओडिशा सरकार ने वर्ष 2025 में 8 से 10 जनवरी तक राजधानी भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया। देखिए, ओडिशा अगले साल 8 से 10 जनवरी तक राजधानी भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन करेगी। ये हर बार पूछा जाता है, ये प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। प्रवासी भारतीय दिवस। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने इस संबंध में विदेश मंत्रालय द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह मेगा कार्यक्रम भुवनेश्वर के जनता मैदान में आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई केंद्रीय मंत्री और ओडिशा के मुख्यमंत्री सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले हैं। अब देखते हैं ये प्रवासी भारतीय दिवस क्या है। देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आगमन की याद में मनाया जा रहा है। देश के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए भारत 2003 से प्रवासी भारतीय दिवस मना रहा है। पिछला प्रवासी भारतीय दिवस मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित किया गया। हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने
राज्य की जनता को भूमि अधिकार प्रदान करने के लिए गुवाहाटी में मिशन वसुंधरा के तीसरे चरण की शुरुआत की। तो ये मिशन वसुंधरा से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे भी, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बारे में आपको ब्रीफ नॉलेज दे रहा हूँ। देखिए, असम राज्य सरकार के द्वारा वर्तमान समय में विभिन्न प्रकार की सुविधाओं के डिजिटलाइजेशन पर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। असम की राज्य सरकार के द्वारा कई प्रकार की सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध करवाई जा रही है, जिनमें से एक सुविधा मिशन वसुंधरा भी है। यह एक ऐसी वेबसाइट है जिसके द्वारा आसानी से जमीन संबंधित सेवाओं को लाभ उठाया जा सकता है, वह भी ऑनलाइन। यह एक ऐसा मिशन है जिसका लक्ष्य राज्य के सभी लैंड रिकॉर्ड्स को अपडेट करने, उन्हें ऑनलाइन उपलब्ध करवाना, जिससे कि लोग उन्हें आसानी से एक्सेस कर सकें। इस मिशन के द्वारा लैंड रिकॉर्ड्स रजिस्ट्रेशन और मैपिंग सिस्टम को बेहतर बनाया जा रहा है, जिससे कि सभी सुविधाओं को बेहतर बनाया जा सके। मिशन वसुंधरा का उद्देश्य क्या है? देखिए, उद्देश्य पर चर्चा करते हैं। असम की राज्य सरकार के द्वारा चलाए जा रहे मिशन वसुंधरा 2024 के द्वारा राज्य सरकार की तरफ प्रदान की जाने वाली सभी प्रकार की जमीन संबंधित सेवाओं को लोगों को ऑनलाइन उपलब्ध करवाना है। इस मिशन के अंतर्गत लैंड रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन और मैपिंग सिस्टम को बेहतर बनाया जा रहा है और साथ ही इन सुविधाओं को ऑनलाइन लाया जा रहा है, जिससे कि लोग आसानी से इन्हें एक्सेस कर सकें। इसके बेनिफिट्स क्या हैं मिशन वसुंधरा के, देखते हैं। असम की राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही वसुंधरा मिशन के द्वारा जमीन संबंधित सेवाओं और सुविधाओं को ऑनलाइन लाया जा रहा है। वसुंधरा मिशन के द्वारा लैंड रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन और मैपिंग सिस्टम को बेहतर बनाया जा रहा है। असम वसुंधरा मिशन के द्वारा बेहद ही आसानी से राज्य में लैंड रेवेन्यू सिस्टम सर्विसेज को एफिशिएंट बना सकेगी। इस मिशन के अंतर्गत एक जो महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है वह यह भी है कि इसके द्वारा आउटडेटेड लैंड रिकॉर्ड्स का सटीक प्रबंधन भी। अब आते हैं, देखिए, हमारी जो स्टार हैं, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कप्तान हरमनप्रीत कौर को आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 प्रतियोगिता की सर्वश्रेष्ठ टीम में शामिल किया गया है। एकमात्र खिलाड़ी हैं भारतीय महिला क्रिकेट टीम से जिन्हें चयनित किया गया है। देखिए, भारतीय महिला टीम अभी आपको सभी पता T20 विश्व कप में हार गई थी। T20 विश्व कप में अपना प्रभाव नहीं छोड़ सकी, लेकिन टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने अपनी दमदार बल्लेबाजी के दम पर महिला T20 विश्व कप 2024 की टीम ऑफ टूर्नामेंट में जगह बन। वरिष्ठ IAS अधिकारी एस गोपाल कृष्णन कर्मचारी चयन आयोग SSC के नए अध्यक्ष बने हैं। तो ये खबर महत्वपूर्ण हो जाती है भाई, क्यों हो जाती है? देखिए, 1991 बैच के IAS अधिकारी एस गोपाल कृष्णन को कर्मचारी चयन आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो राकेश रंजन का स्थान लेंगे और 31 अक्टूबर 2024 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। दूसरी तरफ भारतीय मूल के प्रभाकर राघवन गूगल के नए चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर बनाए गए हैं, CTO। देखिए, डॉक्टर प्रभाकर राघवन के बारे में जान लेते हैं। 1981 BTech इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रणनीतिक प्रौद्योगिकी के उपाध्यक्ष गूगल USA। डॉक्टर प्रभाकर राघवन स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी गूगल USA के उपाध्यक्ष 1981 BEE। देखिए, प्रभाकर राघवन ने 1981 में IIT मद्रास से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में BTech, 1982 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय सांता बारबरा से MS ECE और 1986 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले से कंप्यूटर विज्ञान में PhD की उपाधि प्राप्त की थी। उन्होंने 2005 से याहू लैब्स के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और प्रमुख के रूप में कार्य किया और हाल ही में गूगल में स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज के उपाध्यक्ष का पदभार। अभ्युदय जिंदल को भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यहाँ नोट डाउन कर लें, ICC क्या है? भारतीय चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। तो यहाँ पर बिल्कुल दोहराया नहीं है, ICC का तात्पर्य यहाँ भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स। देखिए, यह घोषणा नई दिल्ली में आयोजित ICC की वार्षिक पूर्ण सत्र के दौरान की गई, जहाँ वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। भारतीय वाणिज्य मंडल ICC क्या है? देखिए, 1925 में स्थापित हुआ। भारतीय वाणिज्य मंडल भारत का प्रमुख और एकमात्र राष्ट्रीय वाणिज्यिक मंडल है, जिसका मुख्यालय कोलकाता में है। इसे देश के सबसे बड़े सक्रिय और दूरदर्शी मंडलों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है, जिसकी सदस्यता में भारत के कुछ प्रमुख औद्योगिक समूह भी शामिल हैं। इसके ऐतिहासिक महत्व की यदि बात करें तो ICC की स्थापना अग्रणी उद्योगपतियों के एक समूह द्वारा की गई थी, जिसका नेतृत्व GD बिड़ला ने किया था। इसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और स्वदेशी भारतीय उद्योग के लिए पहली संगठित आवाज़ के रूप में भी इसने। हाल ही में भारत और पाकिस्तान ने श्री करतारपुर साहिब गलियारा समझौते की अवधि 5 वर्ष के लिए बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। तो ये विषय महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, भारत और पाकिस्तान से रिलेटेड कोई भी विषय होता है महत्वपूर्ण होता ही है, इसको ध्यान से देखें। भारत से पाकिस्तान
के करतारपुर में स्थित गुरुद्वारा दरबार साहिब तक तीर्थयात्रियों की यात्रा को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से 24 अक्टूबर 2019 को समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह समझौता 5 वर्ष की अवधि के लिए वैध था। अब इसको फिर आगे बढ़ाया गया। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इसके विस्तार से तीर्थयात्रियों के लिए श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर का निर्बाध संचालन सुनिश्चित होगा। पाकिस्तान द्वारा लगाए जाने वाले यात्रा शुल्क $20 प्रति यात्री को घटाने के संबंध में तीर्थयात्रियों के लगातार अनुरोध के बीच भारत सरकार ने पाकिस्तान से एक बार फिर तीर्थयात्रियों से इस प्रकार का कोई भी शुल्क न लेने का आग्रह किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सिख समुदाय को उनके पवित्र तीर्थ स्थल तक पहुंचाने की सुविधा प्रदान करना जारी रखेगी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 22 अक्टूबर को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय इनकमिंग स्पूफ्ड कॉल रोकथाम प्रणाली का शुभारंभ किया। इस प्रणाली का उद्देश्य विदेशों से आने वाली फर्जी कॉल्स की पहचान और ब्लॉक करना है। तो देखिए, अभी जो फर्जी कॉल डिजिटल अरेस्ट का बहुत सिस्टम चल रहा है। अब ये लोग क्या करते हैं, +91 लिख करके ही आएगा, +91 ही लिख करके आएगा और आप जो है ठगे जाएंगे। देखते हैं इसमें क्या किया गया है। साइबर अपराधियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्पूफ्ड कॉल करने के लिए भारतीय मोबाइल नंबर +91 जो +91 से शुरू होता है का उपयोग करने की घटनाओं में वृद्धि हुई। ये कॉल भारत के भीतर से आती हुई प्रतीत होती हैं, लेकिन वास्तव में ये कॉलिंग लाइन ऑड आइडेंटिटी CLI जैसे फ़ोन नंबर के रूप में भी जाना जाता है में हेर फेर करके विदेशों से की जा रही हैं। संचार विभाग और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने मिलकर एक प्रणाली विकसित की है। इसका उद्देश्य भारतीय दूरसंचार ग्राहकों तक आने वाली अंतर्राष्ट्रीय स्पूफ कॉल की पहचान करना और उन्हें ब्लॉक करना है। इस प्रणाली को सफलतापूर्वक लागू किया गया है और इसके लागू होने के 24 घंटों के भीतर TSP ने लगभग 1.35 करोड़ या भारतीय फ़ोन नंबरों से आने वाली सभी अंतर्राष्ट्रीय कॉलों में से 90% को स्पूफ कॉल के रूप में पहचानने और ब्लॉक करने में कामयाबी हासिल करी। परिणामस्वरूप भारतीय दूरसंचार उपभोक्ता इस प्रणाली के कार्यान्वयन के कारण इन नंबरों से जुड़ी फर्जी कॉलों की संख्या में उल्लेखनीय कमी की उम्मीद कर सकते हैं। राजधानी दिल्ली में संस्कृति और एकता के प्रतीक फूल वालों की सैर उत्सव का शुभारंभ हुआ। तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, आतिशी जो अभी मुख्यमंत्री बनी हैं केजरीवाल जी की जगह, देखिए आयोजकों द्वारा मुख्यमंत्री श्रीमती आतिशी को उत्सव का प्रतीक पारंपरिक पंखा भेंट कर 7 दिवसीय इस उत्सव की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री आतिशी ने इस अवसर पर कहा कि फूलों वालों की सैर सिर्फ 7 दिन का उत्सव नहीं है, बल्कि हमारी गंगा जमनी परंपरा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में देश के हर हिस्से के लोग, हर धर्म संप्रदाय मान्यता के लोग रहते हैं और इस प्रकार के उत्सव सभी को साथ लाने का काम करते हैं। यह 22 अक्टूबर से चालू